Hello and welcome everyone to chemistry classes. So in this video we will move ahead with chemical kinetics. तो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने ये देख लिया था कि केमिकल काइनेटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है और हमने ये जानने की भी कोशिश की थी कि हम इसमें मेनली फोकस किस चीज पे करेंगे। तो आपको ये समझ आया होगा कि केमिकल काइनेटिक्स में हमारा मेन फोकस दो चीजों पे रहेगा। एक तो कि रिएक्शन का रेट क्या है और रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। बिकॉज रिएक्शन रेट जब हम स्टडी करते हैं तो हमें उससे उसका मैकेनिज्म जानने में भी मदद मिलती है। तो अभी जो हमारा मेन फोकस है वो पहले है रेट पे, कि रिएक्शन किस रेट से आगे बढ़ रही है, रिएक्शन का पेस क्या है। और इसीलिए हमने काफी सारे एग्जांपल्स देखे थे और उनसे समझने की भी कोशिश की थी कि कई सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा टाइम में हो रही हैं, मतलब उनका जो रेट है दैट इज नेग्लिजिबल एट अ ह्यूमन टाइम स्केल और बहुत ही ज्यादा समय में वो आगे प्रोसीड होती हैं। तो अल्टीमेटली शायद हमको यही दिखता है कि वो रिएक्शन हो ही नहीं रही, उनका रेट इतना ज्यादा कम है। और कुछ रिएक्शंस हमारी इतनी फास्ट हैं दैट दे हैपन इन अ ब्लिंक ऑफ अ सेकंड, और उससे भी फास्ट, मतलब ब्लिंक ऑफ अ सेकंड से भी बहुत ज्यादा फास्ट। तो हमें ये समझ आया है कि हमको रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ना है, रेट ऑफ अ रिएक्शन। हमें रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ना है। अब बात यह है कि रिएक्शन के रेट के बारे में हमको पता कैसे लगेगा। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में हमारे पास क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिखूं A+2B गिविंग 3C+D, ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। अब मुझे इसका रेट स्टडी करना है। तो रेट स्टडी करने के लिए पहला मैं काम क्या करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे रिएक्शन का पेस क्या है। तो मैं क्या स्टडी करूंगा, इनकी जो मैंने मोल्स लिए हैं, इनके जो मैंने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं उनमें क्या चेंज आया। मतलब जब मैं कोई रिएक्शन कर रहा हूं तो रिएक्शन इनिशिएट करने से पहले जो रिएक्टिंग मिक्सचर है उसकी मैंने कुछ ना कुछ क्वांटिटी ली होगी, कि जैसे इसका 1 ग्राम ले लिया, इसके 2 ग्राम ले लिए, फिर इनका जो मॉलिक्यूलर मास है जब हम उनसे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो वी स्टार्टेड विद सम इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स और उससे फिर हमको प्रोडक्ट मिलना शुरू हुआ। तो अगर मैं ये जान लूं कि कितने समय बाद मेरा रिएक्शन मिक्सचर में कितने मोल्स कम हो गए रिएक्टेंट के, या फिर मैं ये जान लूं कि प्रोडक्ट में कितने मोल्स बढ़ गए, मतलब अगर मैं यहाँ पे टाइम 0 पे बात करूं, टाइम 0 पे इनिशियली जब मैंने रिएक्शन शुरू की है, सपोज इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल हैं और ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं, ये टाइम 0 पे बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है इनिशियली, इनका जो हमारा है 0 है। तो सपोज मैं ये स्टडी कर लूं कि 5 सेकंड बाद, ये टाइम कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ एक रैंडमली आपको बोल रहा हूं, 5 सेकंड बाद ये 1 मोल से सपोज 0.8 रह गया, ये 2 मोल से सपोज 1.6 रह गया और ये कुछ ना कुछ बन गया। सपोज ये 0.6 बन गया, ये 0.2 बन गया। ये मैंने अभी बिल्कुल ऐसे रैंडम लिखा है, कुछ भी अमाउंट आपका खर्च हो गया और कुछ अमाउंट आपका बन गया। अगर मैं कैसे भी करके ये स्टडी कर पाऊं कि कितने समय बाद रिएक्टेंट कितना खर्च हो गया और प्रोडक्ट कितना बन गया, और ऐसे ही मैं ये स्टडी आगे तक करता जाऊं, जैसे 5 सेकंड पे कर ली, 10 सेकंड पे कर ली, 15 सेकंड पे कर ली, 20 सेकंड पे कर ली, 1 मिनट पे कर ली, तो बेसिकली मेरे पास एक डेटा जनरेट हो जाएगा कि इतने समय में मेरे रिएक्टेंट इतना कंज्यूम हो रहा है और मेरा प्रोडक्ट इतना फॉर्म हो रहा है। रिएक्टेंट इज गेटिंग कंज्यूम्ड and product it getting formed as the time is moving, as the reaction is proceeding or during the course of the reaction. So I am studying the course of the reaction in terms of either reactants or products. उसी हिसाब से मुझे पता चलेगा कि मेरे रिएक्शन का रेट क्या है। अभी बेसिकली मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आगे अभी रेट की डेफिनेशन पे ही शिफ्ट करने वाला हूँ कि रेट को हमने डिफाइन कैसे किया है। अब डिफाइन तो कर दिया, पर बात यह है कि कॉन्सेप्ट क्या है कि हम उसको पढ़ेंगे कैसे। सो वी विल स्टडी इट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्योंकि आप देखेंगे जैसे जैसे हम काइनेटिक्स में आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक मेन फोकस इसी बात पे रहेगा कि रिएक्टिंग मिक्सचर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है
व्हाट इज दिस R एंड व्हाट इज दिस P, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है। तो हमारा मेन मोटिव यही है। अब देखिए इसी से तो हमको पता चलेगा। आपने अगर लास्ट वीडियो देखी है तो आपको याद होगा जब मैंने H2O2 के रिएक्शन मिक्सचर की बात की थी, तो H2O2 का रिएक्शन मिक्सचर आप इनिशियली जितना ले रहे हैं उसका आधा होने में 10 टू द पावर 25 इयर्स लग रहे हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो इसीलिए हमको रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो रहा है और प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है से ही पता चलता है कि कितने टाइम में, मतलब हमको उन्हें किसके अगेंस्ट स्टडी करना है, टाइम के अगेंस्ट, ताकि हमको पता लग पाए कि हमारा रेट कितना है। अगर आपको इसका एक एनालोगस एग्जांपल चाहिए तो जैसे आप, ठीक है एनालोगस एग्जांपल भी दूंगा, अभी आप यही समझिए। तो ये रेट ऑफ द रिएक्शन को स्टडी करने के लिए बेसिकली वी विल बी स्टडीइंग द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात क्या है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि रिएक्टेंट की पढ़े या प्रोडक्ट की पढ़े, तो बात यह है कि आप चाहे रिएक्टेंट की स्टडी कर लो चाहे प्रोडक्ट की स्टडी कर लो, यू विल गेट द आइडिया ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब ये चीज डिपेंड करती है कि किसकी स्टडी करना फीजिबल है, क्योंकि आप देखो ये रिएक्शन तो मैंने एक जनरल रिएक्शन लिख दी, बट एक्चुअली में जो आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी उसमें यहाँ पे कुछ एक केमिकल स्पीशीज होगी और यहाँ पे कुछ केमिकल स्पीशीज होगी। सपोज, अभी मैं ये डिटेल में नहीं बता रहा, आई एम जस्ट पुटिंग सम आइडिया इनटू योर हेड ताकि आपको पता लगे कि हमारी अप्रोच कैसे रहती है। आगे वी विल बी स्टडीइंग मेथड्स, मतलब हम मेथड्स पढ़ेंगे जिससे हम पता लगाते हैं रेट का, बट हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहा होगा, इतना रिजिड नहीं है। अब आप देखिए, सपोज आपकी रिएक्शन ऐसी है जिसमें कोई रिएक्टेंट आपका सपोज एसिड या बेस है, मतलब आप कोई एक ऐसी रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं जिसमें आपके रिएक्टेंट में इधर यू आर हैविंग सम एसिड और बेस, तो आप क्या कर सकते हैं उस समय, जैसे आपकी रिएक्शन शुरू हुई तो आपका एसिड या जो बेस है वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास कई सारे मेथड्स हैं जिससे आप एसिड और बेस की कंसंट्रेशन को मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे कि आप वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कर सकते हैं, आपने 5 सेकंड बाद की, 10 सेकंड बाद की, 1 मिनट बाद की, तो आप वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करके ये देख सकते हैं कि आपकी एसिड या बेस की कंसंट्रेशन में कितना रिडक्शन आया। आप वॉल्यूमेट्रिक के बजाय पीएच मेट्रिक भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका एसिड या बेस कंज्यूम होता रहेगा, ये मैं आपको एक बहुत ही वेग मेथड दे रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली देयर आर रिएक्शन कंडीशंस जो उस समय आपको मॉनिटर करनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी कि ऐसा करना पॉसिबल भी है या नहीं है। बट आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ऐसे ही हम आइडिया डेवलप करते हैं कि हमारी रिएक्शन क्या है और रिएक्शन में हमें क्या मॉनिटर करना इजी है, तो जो भी आप मॉनिटर करेंगे उसी हिसाब से आप रेट ऑफ द रिएक्शन स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक टाइप है कि एसिड या बेस है तो आप एसिड या बेस की कंसंट्रेशन मॉनिटर कर लो, बिकॉज वी आर हैविंग सुटेबल मेथड्स इन आवर लैब, मतलब सोफिस्टिकेटेड लैब है तो उसमें आपके पास और हायर लेवल के मेथड होंगे, बट जो हमारी नॉर्मल कन्वेंशनल लेबोरेटरीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक टाइट्रेशन जैसा एग्जांपल बता रहा हूं। अब सपोज आपकी कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें आपका जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट सपोज आपका कलर्ड है, ठीक है, कलर्ड है, कलर्ड ना भी हो पर सपोज एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप स्पेक्ट्रोस्कोपिकली पढ़ सकते हो, ठीक है, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिकली आप चेक कर सकते हो, जैसे हम बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ते हैं ना स्पेक्ट्रोस्कोपी में, बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ। तो आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा बन गया जिसको आप स्पेक्ट्रोस्कोपिकली डिटेक्ट कर सकते हो अच्छे से, मतलब विद लेस एरर्स। तो आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को स्पेक्ट्रोस्कोपिकली देखोगे, मतलब आप 10 सेकंड्स के बाद एब्जॉर्बेंस देख लोगे, 1 मिनट के बाद देख लोगे, 2 मिनट के बाद देख लोगे, तो जिस हिसाब से आपको एब्जॉर्बेंस रीडिंग मिलेगी, सो यू विल बी एबल टू मॉनिटर द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बेसिकली आइडिया है हमारा कि हम कैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मॉनिटर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो भी हमारा उस समय हमारी केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग फिजिबल बैठेगा उस चीज को हम लेंगे। अब आप देखो जो ये मैंने आपको मेथड्स बताए ये ऑब्वियसली उन्हीं रिएक्शंस के लिए काम करेंगे जिनका रेट बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, मतलब सपोज इतना फास्ट है ब्लिंक ऑफ द रिएक्शन में हो गया, ब्लिंक ऑफ द आई के टाइम में हो गया या उससे भी फास्ट में हो गया, तो फिर आप
कब टाइट्रेशन करोगे? टाइट्रेशन करने में तो समय लगेगा ना कि आप ये रिएक्शन मिक्सचर लो, इसमें से पिपेट आउट करो, फिर उसके बाद उसको टाइट्रेट करो। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ एक जनरल आइडिया है मेथड्स का, पर वो मेथड्स बहुत ज्यादा डिफर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू योर रिएक्शन। अब इसमें एक बात आप और समझिए, ये बात आपको आई थिंक समझ आई होगी कि रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मॉनिटर करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। अब आप एक बात ये देखिए, जब मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी केमिकल काइनेटिक्स की, उसमें हमने ये चीज देखी कि एक ही रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर चेंज होते ही उसका रेट चेंज हो जाता है। मतलब कोई रिएक्शन आपकी ऐसी है जो एक टेम्परेचर पर नहीं हो रही, पर सपोज आपने टेम्परेचर रेज किया तो वो हो भी गई। हो गई मतलब वो लो टेम्परेचर पे भी हो रही थी, रूम टेम्परेचर पे भी हो रही थी, बट इट्स रेट वाज वेरी लेस दैट इट वाज सीमिंग टू बी सो स्लगिश, कि मतलब वो बहुत ही ज्यादा हमको धीरे दिख रही थी, कि हमको लग रहा था कि रिएक्शन हो ही नहीं रही। बट जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेट बढ़ा। मतलब बात ये है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन एक ऐसी चीज है विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। देखिए कोई भी चीज जनरलाइज्ड नहीं है, रिएक्शन के साथ चेंज हो सकता है, बट ये आप समझिए कि रेट ऑफ अ रिएक्शन मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। मतलब जो आपकी मोस्टली रिएक्शंस हैं उनका रेट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर। आगे हम बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंस भी पढ़ेंगे रेट का, बट अभी हम एक जनरल आइडिया डेवलप कर रहे हैं रेट के बारे में, क्योंकि हमको रेट मॉनिटर करना है। तो पहले हमने पढ़ा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखेंगे। अब बात यह है कि हमारा रेट टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है, वैसे प्रेशर डिपेंडेंट भी है, पर जनरली प्रेशर पे इतना डिपेंडेंस है नहीं, इसलिए हमारा फोकस इतना रहता नहीं, बट इट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंट। अब आप देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंस अगर है तो इसका मतलब जब भी आप अपनी रिएक्शन मॉनिटर करेंगे तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर शुड बी केप्ट कांस्टेंट, बिकॉज अगर आपका टेम्परेचर चेंज हुआ तो आपका रेट चेंज हो जाएगा। तो आप क्या पढ़ना चाह रहे थे? आप पढ़ना चाह रहे थे कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका रिएक्शन रेट क्या है, और आपने उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मॉनिटर किया। बट सपोज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन आपका टेम्परेचर बढ़ गया या घट गया, तो उसी हिसाब से आपका रेट अफेक्ट हो जाएगा। तो फिर आपकी वो स्टडी का फायदा नहीं रहा, बिकॉज आपने जो मॉनिटर किया उसमें आपके टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से आपका रेट ऊपर नीचे हो गया। तो इसीलिए जो हम कन्वेंशनल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं to monitor the rate of a reaction, they should be done under isothermal conditions। ठीक है, तो आपको रिएक्शन मिक्सचर का जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखना होगा, सो यू हैव टू यूज आइसोथर्मल कंडीशंस। अब आइसोथर्मल कंडीशंस रखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब वो वही डिपेंड करेगा कि आपका रिएक्शन मिक्सचर है क्या। ठीक है, आपका रिएक्शन मिक्सचर क्या है वो उस चीज पे डिपेंड करेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड कैन बी यूज्ड टू कीप कंडीशंस आइसोथर्मल। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। आइसोथर्मल कंडीशंस के लिए आप थर्मोस्टेट यूज कर सकते हैं। मतलब आप अपना रिएक्शन एक थर्मोस्टेट के अंदर कीजिए ताकि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। आप नाम से देखिए थर्मोस्टेट, जहां पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि आपको कोई लो टेम्परेचर रिएक्शन करनी है, मतलब आपका जो रिएक्शन है वो आपको लो टेम्परेचर पे मॉनिटर करना है, तो उस समय हम क्या यूज करते हैं? उस समय हम, जैसे आपका एक रिएक्शन मिक्सचर है, आपने रिएक्शन मिक्सचर को एक क्लोज्ड वेसल में ले लिया और उस क्लोज्ड वेसल को बेसिकली इमर्स कर देते हैं क्रायोजेनिक लिक्विड्स में। ठीक है, तो आपका एक रिएक्शन है वो एक क्लोज्ड कंटेनर में है
और आप उसको लो टेम्परेचर पे करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन मिक्सचर को पहली बात तो एक परफेक्टली थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर में लेंगे, थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर और वेसल, ठीक है, एंड देन यू पुट दिस वेसल इन अ क्रायोजेनिक लिक्विड। अब वो डिपेंड करेगा कि आपको किस रिएक्शन टेम्परेचर क्या मेंटेन करना है। सपोज यू वांट टू वर्क एट एज लो एज 4 केल्विन, सपोज आप 4 केल्विन पे काम करना चाह रहे हो, देन यू विल हैव टू यूज लिक्विड हीलियम, बिकॉज लिक्विड हीलियम आपको 4 केल्विन तक का टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा। सपोज आप 77 केल्विन के आसपास काम करना चाहते हो, देन यू शुड यूज लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। ये आप खुद देख सकते हैं, ये मैं आपको बता नहीं रहा हूं, वैसे ये अंडरस्टूड ही है, बट फिर भी अगर आपको ये समझ नहीं आया कि लिक्विड हीलियम ने हमको 4 केल्विन कैसे प्रोवाइड किया, लिक्विड नाइट्रोजन ने हमको 77 केल्विन कैसे प्रोवाइड किया, तो आप अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए ये चीज देख सकते हैं कि ये दोनों हमको 4 केल्विन और 77 केल्विन का टेम्परेचर कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा नहीं, अगर आप पूछेंगे तो डिस्कस जरूर कर लूंगा, बट आप अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए ये देख सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे आपने देखा होगा अगर एनएमआर इंस्ट्रूमेंट्स, जो आपके एनएमआर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दे आर वेरी बिग इन साइज, मतलब एनएमआर इंस्ट्रूमेंट्स एक एक पूरा रूम एनएमआर इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑक्यूपाइड रहता है, जहां पे आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, पूरा एक एक रूम ऑक्यूपाई रहता है। और अगर आप जाके भी देखेंगे किसी एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को, तो एक बहुत ही बड़ा सा सेटअप रहता है, मतलब इतना बड़ा आपको एक सिलेंडर सा देखने के लिए मिलेगा। तो आप इस चीज का रीजन देख सकते हैं कि व्हाई एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स दे आर सो बिग, इसका रिलेशन इसी चीज से है। तो आप देख सकते हैं ये वाली चीज भी एक बार, शायद आपको अच्छा लगेगा पढ़ के ये जान के, ठीक है। तो हम कहां पे थे कि जो हमारा रिएक्शन रेट है दैट इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर, इसीलिए जब हम अपनी रिएक्शन करते हैं तो हम आइसोथर्मल कंडीशंस मेंटेन करते हैं। और आइसोथर्मल कंडीशंस मेंटेन करने के भी वही अलग अलग सिनेरियोज हैं कि हम किस टेम्परेचर पर रिएक्शन करना चाह रहे हैं। जैसे सपोज आपको हायर टेम्परेचर पे करनी है, जैसे 80 डिग्री पे करनी है, तो आप वाटर बाथ का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पानी आपको 100 डिग्री तक का टेम्परेचर प्रोवाइड कर देगा। आपको 80 डिग्री पे करनी है अपनी रिएक्शन, तो आप वाटर बाथ के अंदर यूज कर सकते हैं, हॉट वाटर बाथ। तो वही आपको जैसी कंडीशंस प्रोवाइड करनी है वैसा ही सेटअप आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये थोड़ा एक टास्क हो जाता है कि आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बट यू हैव टू डू इट अंडर कंट्रोल टेम्परेचर कंडीशंस। तो इसीलिए आपको एक्सपेरिमेंट सेटअप थोड़ा टीडियस टास्क हो जाता है जब आप काइनेटिक स्टडी करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, जैसे आइसोथर्मल कंडीशंस मैंने बताया कि रिएक्शन रेट के लिए जरूरी है, बट ये कोई रिजिड चीज नहीं है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, नॉन आइसोथर्मल भी हम यूज करते हैं। कब? जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हम दवाइयां लेते हैं बाजार से, उनकी जनरली एक शेल्फ लाइफ होती है ना, जिसको हम बोलते हैं कि एक्सपायरी डेट। तो आप देखिए दवाइयों में एक्सपायरी डेट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। बोलते भी हैं कि जब एक दवाई एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद उसको यूज नहीं करना चाहिए, वो मतलब गलत असर भी आप पे कर सकती है, क्योंकि उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। एक्सपायरी का मतलब यही है कि जो उसकी एक्चुअल कंपोजिशन है, उसका जो एक्चुअल एक्टिंग इंग्रेडिएंट था वो अब उस कंपोजिशन में नहीं है जो कंपोजिशन उसकी एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग के वक्त थी। तो बेसिकली जनरली उसी को शेल्फ लाइफ बोलते हैं कि अब ये दवाई की शेल्फ लाइफ खत्म होगी तो वी शुड डिस्कार्ड इट। तो आप देखिए जब एक्सपेंसिव फार्मास्यूटिकल्स को डिजाइन किया गया, तो उनकी शेल्फ लाइफ मॉनिटर करने के लिए उस समय नॉन आइसोथर्मल कंडीशंस यूज की जाती हैं। मतलब हम क्या करते हैं, शेल्फ लाइफ चेक करने के लिए उस पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल को स्टडी करते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ग्रेजुअली। तो आप वहां देखिए, वहां पे हमने इंटेंशनली टेम्परेचर को बढ़ाया, बिकॉज हम देखना चाह रहे थे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, मतलब मैं बढ़ाने को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाह रहा, बिकॉज हम लो टेम्परेचर पर भी देख सकते हैं,
बट बात यह है कि वहां पे आपने ग्रेजुअली टेम्परेचर को चेंज किया और उस टेम्परेचर चेंज के साथ आपने देखा कि उसकी शेल्फ लाइफ क्या है। तो नॉन आइसोथर्मल कंडीशंस भी हमको काम आ जाती हैं ऐसे एग्जाम्पल में, अगर हमको शेल्फ लाइफ चेक करनी है अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की। ठीक है, तो अभी हम बेसिकली थोड़ी मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं। आप देखिए अभी तक हमने काफी कवर कर लिया, इंट्रोडक्टरी और उसके बाद थोड़ा कंसेप्चुअल, लेकिन अभी तक हमने ऐसे जितनी मैथमेटिक्स स्टार्ट नहीं की। आप जैसे ही काइनेटिक्स में देखेंगे बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स है, तो अभी हम थोड़ा सा इनिशिएट कर देते हैं, तभी ये धीरे धीरे खत्म होगी। तो रेट ऑफ द रिएक्शन की हम बात कर रहे थे। रेट ऑफ द रिएक्शन ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन जनरली आर से भी आपको डिनोटेड मिलेगा और आपको ऐसे न्यू से भी ये डिनोटेड मिलेगा। ये दोनों सिंबल्स जनरली रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे बुक्स में। अब एक चीज आपको ध्यान होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जनरली हमारे पास दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। हमारा अभी जो पूरा जनरली मेन फोकस रहेगा वो होमोजीनियस रिएक्शंस पे रहेगा। होमोजीनियस रिएक्शंस मतलब जिनका फेज 1 है, ठीक है, एक ही फेज की है, मतलब ऐसे गैस फेज रिएक्शंस हैं, या फिर सॉल्यूशन फेज है बट जो आपका सॉल्यूशन बना वो होमोजीनियस था, हेट्रोजीनियस नहीं था। ठीक है, तो अभी जो मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखने वाला हूं जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करेंगे, वो एक होमोजीनियस रिएक्शन है। कंसीडर इट एज होमोजीनियस। A plus 2B गिविंग 3C plus D। ये रिएक्शन इसलिए लिखी है क्योंकि आप देखेंगे जो ये स्टोइचोमेट्रिक नंबर लिखा है इसका भी एक्चुअली सिग्निफिकेंस रहता है काइनेटिक्स में। रेट डिफाइन करते वक्त इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा सा रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ऐसी रिएक्शन लिखी है ताकि आपको ओवरऑल सिनेरियो समझ आ जाए। फिर जैसी भी रिएक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना आ जाएगा। होमोजेनियस रिएक्शंस के लिए जो रेट डिफाइन किया गया है, अभी रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, रेट ऑफ कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ कन्वर्जन कंजम्पशन रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में बोलते हैं, फॉर्मेशन प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। तो पहली चीज जो हमारे पास है दैट इज रेट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, तो रेट ऑफ कन्वर्जन को आप जनरली देखेंगे J से डिनोट किया गया है। और रेट ऑफ कन्वर्जन को कैसे डिफाइन किया गया? एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन को ना दो तरीके से डिफाइन किया गया है, तो मैं आपको यहाँ पे दोनों तरीके बताने वाला हूं। दोनों से आप फाइनल रिजल्ट सेम ही मिलेगा, बस पाथ अलग है। ठीक है, तो पहला जो तरीका है वो है रेट ऑफ कन्वर्जन का। तो रेट ऑफ कन्वर्जन को कैसे डिफाइन किया गया? इसको डिफाइन किया गया 1 बाई स्टोइचोमेट्रिक नंबर। अब मैं यहाँ पे इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूं, सपोज रेट ऑफ कन्वर्जन ए की बात कर रहा हूं, तो जैसे क्या हो जाएगा JA, तो इट विल बी इक्वल टू 1 बाई स्टोइचोमेट्रिक नंबर। ठीक है, इसको B कर लीजिए आप, JB विल बी इक्वल्स टू 1 बाई 2 DNB बाई DT। ठीक है, ये लिखा मैंने। अब आप इसमें समझिए कहां पे क्या चीज है। जो ये 2 है ये स्टोइचोमेट्रिक नंबर है जो B के साथ हमारी इस केमिकल रिएक्शन में लिखा हुआ था। ये केमिकल रिएक्शन है जो यहाँ साथ में ये है, दैट इज स्टोइचोमेट्रिक नंबर 2 और 3। ये हमारी केमिकल स्पीशीज है और हम ये मान के चल रहे हैं कि इसकी जो स्टोइचोमेट्रिक नंबर्स हैं दे आर टाइम इंडिपेंडेंट। देखिए ये थोड़ी ऐसी बात है जो जनरली आपने नहीं सुनी होगी, बट कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं वो कम है और हम जनरली उनको पढ़ेंगे भी नहीं, बट आप सिर्फ समझ लीजिए कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनकी स्टोइचोमेट्री टाइम के साथ चेंज हो जाती है, मतलब वो रिएक्शन कुछ और हो जाती है। तो अभी के लिए हम ये कंसीडर करेंगे कि जब तक हम एक रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसकी स्टोइचोमेट्री टाइम इंडिपेंडेंट है, मतलब देयर विल बी नो चेंज इन द स्टोइचोमेट्री ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो दीज आर टाइम इंडिपेंडेंट स्टोइचोमेट्री। तो अभी मैंने क्या बात की? रेट ऑफ कन्वर्जन की।
तो रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ B इज 1/2 dNB/dt। तो dNB क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस B स्पीशीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज रेट ऑफ कन्वर्जन। अब इसमें मैंने यहाँ पे एक चीज मिस की है, वो चीज क्या है? ये माइनस साइन। क्योंकि आप देखिए रेट एक ऐसी चीज है दैट विल बी पॉजिटिव ऑलवेज, रेट कैन नॉट बी नेगेटिव। बट ये जो हमने रेट ऑफ कन्वर्जन लिखा है, ये लिखा है यहाँ पे एक रिएक्टेंट का। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपका बी स्पीशीज है, वो शुरू में आपकी सपोज 2 मोल्स थी, ठीक है, 0 टाइम पे, टाइम 0 पे वो 2 मोल्स थी। अब सपोज 10 सेकंड हो गए, तो 10 सेकंड बाद वो 1.5 रह गई, ठीक है। तो चेंज कितना हुआ? DNB कितना हुआ? DNB इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एट टाइम t माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एट टाइम 0। 1.5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस के 0.5। तो आपका जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है B का, दैट इज माइनस 0.5। तो यहां पे जो आपकी टर्म आएगी dNB/dt, दैट विल बी माइनस, दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि नीचे जो टाइम है वो तो पॉजिटिव ही होगा। तो ये जो आपकी टर्म आई, ये आपकी नेगेटिव आई। अब अगर ये नेगेटिव आई तो आपका रेट नेगेटिव हो जाएगा। बट रेट एक ऐसी एंटिटी है दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। तो इसीलिए नेगेटिव साइन हम अपनी तरफ से यहाँ पे लगाते हैं। इसीलिए जनरली क्या बोलते हैं कि जो आपका स्टोइचोमेट्रिक नंबर है ना रिएक्टेंट का, दैट इज नेगेटिव। मतलब अगर आपसे कोई रिएक्शन रेट के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है कि इसका स्टोइचोमेट्रिक नंबर क्या है, तो यू शुड से -2। इसका क्या है? -1। वो माइनस क्यों लगाया गया है? वो माइनस सिर्फ इसीलिए लगाया गया है ताकि आपका रेट पॉजिटिव हो जाए, और इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज रेट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है। अब आप देखिए जो आपका ये रेट ऑफ कन्वर्जन है, जिस हिसाब से इसको डिफाइन किया गया, दिस इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जैसे ही आपका रिएक्शन मिक्सचर वाला जो सिस्टम था, उसका जैसे ही आप साइज चेंज करेंगे, मान लो पहले आप 1 लीटर के कंटेनर में कर रहे थे, फिर आपने 5 लीटर के कंटेनर में की, तो जैसे ही आपका रिएक्शन साइज, मतलब आपके रिएक्शन वेसल का साइज चेंज होगा, वैसे ही आपका रेट ऑफ कन्वर्जन चेंज हो जाएगा, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द वेसल। ओके, तो इसीलिए हमने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया? वी डिफाइंड रेट ऑफ रिएक्शन इन सच अ वे दैट रेट बिकम्स इंटेंसिव क्वांटिटी। अब इसको इंटेंसिव बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने रेट ऑफ कन्वर्जन को, मतलब इस J को डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से। तो आपका जो रेट ऑफ द रिएक्शन आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई वॉल्यूम D NB/dt, और साथ में यहां पे आपका स्टोइचोमेट्रिक नंबर भी है। स्टोइचोमेट्रिक नंबर को ऐसे VI से डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो जो आपका रेट है वो क्या है, दैट इज dNB/dt डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और साथ में यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक नंबर है। ये स्टोइचोमेट्रिक नंबर जब आपका रिएक्टेंट का होगा तब वो आपका नेगेटिव होगा, जब आपका प्रोडक्ट का होगा तब वो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम वाला फैक्टर आ गया। अब ये भी एक हमारा यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन चलेगा या एजम्पशन चलेगा। ये एजम्पशन क्या चलेगा कि हम अपने पूरे डिस्कशन के दौरान वॉल्यूम को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है। तो हमने क्या बात की कि हम होमोजेनियस रिएक्शंस की बात करेंगे। हमने एक होमोजेनियस रिएक्शन कंसीडर की जिसका फेज 1 है, फिर हमने देखा उसका रेट ऑफ कन्वर्जन, फिर हमने उसका देखा रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। होमोजेनियस रिएक्शन है। अब हमने क्या बोला कि वी विल बी कंसीडरिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों?
क्योंकि जनरली सपोज हम गैस फेज रिएक्शन अगर पढ़ रहे हैं तो गैस फेज रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो एक क्लोज्ड कंटेनर में पढ़ेंगे, तो वी विल बी कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर आप सपोज एक सॉल्यूशन वाले रिएक्शन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन में आपकी रिएक्शन है, तो सॉल्यूशन में या तो वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, चेंज होगा तो वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, सॉल्यूशन नॉट गैस। गैस को क्लोज्ड कंटेनर में पढ़ेंगे इसीलिए वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई, और सॉल्यूशन को जिस भी कंटेनर में पढ़ेंगे तो या तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा या होगा भी तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। तो बेसिकली वॉल्यूम कांस्टेंट रखने से हमारे लिए चीजें सिंपल रहेंगी, तो इसीलिए हमारा जो पूरा डिस्कशन रहेगा उसमें हम यही अज्यूम करेंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसीलिए अभी आपने देखा भी होगा, जनरली अगर किसी ने थोड़ा भी काइनेटिक्स पढ़ा है तो उसने अगर रेट का फॉर्मूला जो देखा होगा ना, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में वो नहीं दिखता, वो आपने हमेशा ऐसे देखा होगा, रेट इज इक्वल्स टू dr/dt, मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स में आपने देखा होगा। अगर रिएक्टेंट की टर्म्स में देखा है तो ऐसे लिखते हैं माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय dt, या फिर आपने ऐसे देखा होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय dt। पर आप देखिए अभी तक हमने पूरा डिस्कशन किया और पूरे डिस्कशन में कहीं भी कंसंट्रेशन की बात नहीं आई। हमने जो पूरी बात की वो नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में की, कि हमने किसी स्पीशीज के नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए और टाइम के साथ उस नंबर ऑफ मोल्स में जो घटाव हुआ या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में जो बढ़ाव हुआ उसको ही हमने बेसिकली यहाँ पे स्टडी किया। अब आप देखिए हम इसी तरफ पहुंच रहे हैं, पर यहाँ पे पहुंचने के लिए, इस कंसंट्रेशन वाली चीज पे पहुंचने के लिए हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख देंगे 1 बाई, ये आपका यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक नंबर है d n b by v डिवाइड बाई dt। ठीक है, क्लैरिटी मिली कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये यहाँ पे इस डिफरेंशियल के अंदर चला जाएगा, और अगर ये डिफरेंशियल के अंदर चला गया तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इट विल गिव यू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन dB by dt। तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन का चेंज पढ़ पाएंगे अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहीं से आप बेसिकली रेट की यूनिट की भी बात कर सकते हैं। रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, ये जो है ये तो आपका यूनिटलेस है क्योंकि ये तो स्टोइचोमेट्रिक नंबर ही है। यहाँ पे आपका क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की आपकी यूनिट क्या होती है, अगर आप SI यूनिट की बात करेंगे तो रेट की जो SI यूनिट होगी वो हो जाएगी मोल पर मीटर क्यूब, और नीचे टाइम है तो सेकंड्स, मोल पर मीटर क्यूब सेकंड। ये तो इसकी एक्चुअल SI यूनिट हो गई। ठीक है, लेकिन जनरली आप देखेंगे कि जब भी हम रेट को लिखते हैं किस यूनिट्स में लिखते हैं, हम लिखते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड या फिर मोल पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, लीटर को आपको ऐसे डेसीमीटर क्यूब भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो मोल पर मीटर क्यूब पर सेकंड इसकी SI यूनिट हो गई, और ये जनरली हमारी यूजेबल यूनिट्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी रेट की यूनिट्स हो गई। हमारे पास रेट का एक्सप्रेशन आ गया, और ये अभी हमने इसको सिर्फ एक तरीके से समझा है, रेट ऑफ कन्वर्जन की तरह से। अभी हम इसमें एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए हम फिर दूसरा मेथड देखेंगे कि वो प्रॉब्लम थी तो इसलिए हमने फिर रेट को दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन किया। ठीक है, तो अभी रेट की यूनिट्स की बात कर रहे हैं। अब ये भी कोई रिजिड नहीं है कि हम रेट को ऐसे ही लिखें, मतलब आपको ये मोटा मोटा समझ आया होगा कि बेसिकली वी आर स्टडीइंग द चेंज इन द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स में भी हो सकता है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स में हम उसको स्टडी करेंगे तो हम रेट ऑफ द रिएक्शन की बजाय रेट ऑफ कन्वर्जन की जनरली बात करते हैं, कई बार हमको ये भी करना पड़ता है। पर अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो वॉल्यूम से डिवाइड किया है, क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन को डिफाइन ही ऐसे किया गया है, ये एक इंटेंसिव क्वांटिटी है, तो इसलिए रेट ऑफ कन्वर्जन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो रेट ऑफ कन्वर्जन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होके आपका रेट ऐसे आ जाता है कंसंट्रेशन की टर्म्स में। अब जैसे सपोज आप कोई गैसियस फेज में स्टडी कर रहे हैं तो उस समय आप मोल्स के टर्म्स में नहीं करना चाह रहे, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस की टर्म्स में करना चाह रहे हैं, तो उस समय आपकी रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी मॉलिक्यूल्स पर
मीटर क्यूब पर सेकंड या फिर मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो रेट की यूनिट आपकी चेंज हो जाएगी। जब हम हेट्रोजीनियस रिएक्शन, अभी आप देखिए हमने यहाँ पे एज्यूम किया था ना होमोजीनियस रिएक्शन, जब हम कई बार हेट्रोजीनियस रिएक्शन का रेट स्टडी करते हैं तो होमोजीनियस रिएक्शंस में तो हमने यहाँ पे इसको वॉल्यूम से डिवाइड किया था। हेट्रोजीनियस रिएक्शन की जनरली जो रिएक्शन होती है ना वो इंटरफेस पे होती है, तो इसीलिए हेट्रोजीनियस रिएक्शंस के लिए वी डिवाइड इट नॉट बाय वॉल्यूम बट बाय सरफेस एरिया, ठीक है। ये बस आप एक एक्स्ट्रा चीज लिख लीजिए, मतलब ये सिर्फ जानकारी के लिए है, जनरली आप देखेंगे नहीं कि इसका यूज हम कहीं करेंगे। पर हेट्रोजीनियस में क्या होगा, हेट्रोजीनियस के वक्त जो आपने रेट डिफाइन किया है उसमें आप नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे एरिया से, सरफेस एरिया से, जिसको फिर सिग्मा से डिनोट करते हैं, मतलब सिग्मा बी विल बी इक्वल्स टू एन बी डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। वहां पे वॉल्यूम के बजाय एरिया से डिवाइड करते हैं। तो जब आप एरिया से डिवाइड करोगे तो बस आपको ये समझ आना चाहिए कि यूनिट्स क्या हो जाएंगी। तो उस समय रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। जब आप हेट्रोजीनियस रिएक्शन की बात करेंगे तो आप जनरली देखेंगे कि आपकी रेट की यूनिट मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, क्योंकि वहां पे आपका वॉल्यूम के बजाय एरिया से डिवाइड किया है, सरफेस एरिया से। फाइन, तो ये बेसिकली हमारा रेट का रिप्रेजेंटेशन था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसमें आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ना स्टोइचियोमेट्रिक नंबर है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि आपको किसी रिएक्शन का रेट स्टडी करना हो तो हमने क्या बात करी कि हम इसका कर लो, इसका कर लो, इसका कर लो, इसका कर लो, किसी का भी कर लो, सबका रेट, किसी का भी रेट स्टडी कर लो, इधर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, यू विल बी गेटिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब बात ये स्टोइचियोमेट्रिक नंबर की आ जाती है। अब आप देखिए जब भी b के आगे ये स्टोइचियोमेट्रिक नंबर 2 लग गया तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 टाइम्स ज्यादा कंज्यूम हो रहा है और एक एक मुकाबले इसका जो कंजम्पशन है वो 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू a। तो इसीलिए ये हमको डिवाइड करना पड़ता है यहाँ पे, मतलब रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ a क्या होगा, हमने यहाँ पे रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ b लिखा था ना, तो रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ a क्या होगा, माइनस dNA बाई dt, ठीक है। और फिर अगर हम इसको रेट ऑफ द रिएक्शन बनाना है तो यू विल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, रेट ऑफ द रिएक्शन इज माइनस 1 बाई v dNA बाई dt, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ b क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ b होगा माइनस 1 बाई 2 dNB बाई dt, क्लियर है। जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो तो सेम ही होगा ना, जब एक ही रिएक्शन है तो रेट तो चेंज नहीं हो सकता ना, एक ही रिएक्शन है तो ओवरऑल रिएक्शन का एक ही रेट होगा। लेकिन जब आप उसको a के टर्म्स में डिनोट करते हो तो ये लिखना पड़ेगा, जब आप उसको b की टर्म्स में डिनोट करते हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा, जब आपको c की टर्म्स में डिनोट करोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1/3 dNC बाई dt। एक्चुअली आप ऐसा कीजिए, ये वॉल्यूम हटा ही लीजिए, इस वॉल्यूम को अंदर ले लीजिए, बिकॉज हम वॉल्यूम कांस्टेंट मान रहे हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A, ये आपका क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B, वॉल्यूम हटा दीजिए, और ये आपका क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C। और अगर आप D के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इट विल बी d बाई dt, ठीक है। तो आपको यहां से समझ आया होगा कि जब हम रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करते हैं तो एक ही रेट है, लेकिन वो रेट अगर A के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, B के रेस्पेक्ट में करेंगे ऐसे लिखा जाएगा, C के रेस्पेक्ट में करेंगे ऐसे लिखा जाएगा, D के रेस्पेक्ट में करेंगे ऐसे लिखा जाएगा, और ये चारों आपस में इक्वल आएंगे, ठीक है। आपको ये चीज क्लैरिटी मिली होगी कि रेट ऑफ द रिएक्शन चारों स्पीशीज, चारों केमिकल स्पीशीज के रेस्पेक्ट में अलग अलग तरीके से हमने डिफाइन किया।
ठीक है, यही एक्चुअली प्रॉब्लम है, हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम इस चीज से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम रेट को एक जनरल फॉर्मूले से डिफाइन कर पाए। तो इसीलिए हम एक नई चीज लेके आते हैं, एक नया मैथमेटिकल पैरामीटर लेके आते हैं, जिससे हम रेट को एक ही तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। ऐसे 4 तरीके से हमको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। तो अभी हम आज इसी वीडियो में उसकी बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप 1-2 चीजें और समझ लीजिए। अगर आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आया है तो आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, बट आप अभी यहाँ पे समझिए। हमने क्या बात की, होमोजीनियस रिएक्शन है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, रेट ऑफ कन्वर्जन है, और फिर रेट ऑफ कन्वर्जन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ही रेट ऑफ द रिएक्शन है, विच इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसको 4 तरीके से हमने डिफाइन किया। अब ये क्या है, दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, दिस इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी। ये अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, तो दैट विल बी ओनली डीबी बाई डी, तब आपको स्टोइचियोमेट्रिक नंबर नहीं लगाना। अगर आपसे कोई पूछे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज डीसी बाई डी, तब आपको स्टोइचियोमेट्रिक नंबर नहीं लगाना, क्योंकि ये स्टोइचियोमेट्रिक नंबर से आपने डिवाइड क्यों किया है, बिकॉज यू वांट टू मेक इट इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये चीज अभी मैं आपको समझाने वाला हूं कैसे। जैसे आपने सपोज टाइम 0 पे इसके 10 मोल से शुरू किया, इसके 20 मोल से शुरू किया, और ये 0 और 0 थे, ठीक है। फिर एक टाइम बाद एट टाइम इक्वल टू टी, ये आपका रह गया सपोज 7.5, ये आपका रह गया सपोज 15, ये आपका 7.5 बन गया, और ये आपका 2.5 बन गया, ठीक है। अब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, 7.5 माइनस 10, ये आ जाएगा 15 माइनस 20, ये आ जाएगा 7.5 माइनस 0, ये आ जाएगा 2.5 माइनस 0। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, माइनस 2.5, यहाँ पे कितना हो गया माइनस 5, यहाँ पे कितना हो गया 7.5, यहाँ पे कितना हो गया 2.5। तो रेट ऑफ formation of B is this change minus 5 divided by the change in time, because you are not asked the rate of the reaction। आपसे rate of the reaction नहीं पूछा गया, आपसे ये पूछा गया कि rate of consumption of B क्या है after time t। तो rate of consumption of B is nothing but equals to the change इन द कंसंट्रेशन, मतलब आप इस मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर लीजिए। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी। लेकिन अगर आपसे रेट ऑफ द रिएक्शन पूछा गया, तो रेट ऑफ द रिएक्शन अगर आप बी की टर्म्स में निकालेंगे तो अलग आएगा, ए की टर्म्स में निकालेंगे अलग आएगा, सी की टर्म्स में निकालेंगे अलग आएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप स्टोइचियोमेट्रिक नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तभी ये वैल्यू सारी सेम बनेगी। कैसे, देखिए वॉल्यूम तो सब में कांस्टेंट है, डिवाइड बाय वी, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा, पर यहाँ पे ये माइनस 2.5 है और यहाँ पे ये माइनस 5 है। तो अगर मेरे से रेट ऑफ द रिएक्शन की बात की जाए, तो रेट ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट कब बनेगा, जब माइनस 2.5 को माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, जब माइनस 5 को माइनस 2 से करेंगे, 7.5 को 3 से करेंगे, और 2.5 को 1 से करेंगे, तब आप देखिए ये क्या आएगा 2.5, ये क्या आएगा 2.5, ये क्या आएगा 2.5, ये क्या आएगा 2.5, तब जाके आपका रेट सेम आएगा। क्लियर है। तो इसीलिए आपको स्टोइचियोमेट्रिक नंबर से डिवाइड करना पड़ता है ताकि रेट ऑफ द रिएक्शन सेम रहे। जब आप अलग अलग को इक्वल करना चाहते हो, आप फॉर्मेशन और कंजम्पशन को जब इक्वल करना चाहते हो, तो आपको स्टोइचियोमेट्रिक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके आपको रेट ऑफ द रिएक्शन सेम मिलेगा। ठीक है। अब बात ये थी कि हमको
एक ऐसा पैरामीटर चाहिए ताकि हमको ये स्टोइचोमेट्रिक नंबर से डिवाइड रेट में ना करना पड़े। तो इसीलिए हमने एक नया मैथमेटिकल पैरामीटर डिवाइस किया जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। आई होप कि मैंने आपको अभी तक कंफ्यूज नहीं किया है। एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन ईटा, ये एक पैरामीटर है जिसको डिफाइन किया गया ताकि रेट के अंदर आपको स्टोइचोमेट्रिक नंबर से बार बार डिवाइड ना करना पड़े, रेट के लिए एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन हमारे पास तैयार हो जाए। तो अब एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया गया? एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन इज नथिंग बट चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स DNI, आई लिख रहा हूं कोई भी केमिकल स्पीशीज, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, DNI डिवाइडेड बाई स्टोइचोमेट्रिक नंबर। किया क्या कि ईटा के अंदर ही स्टोइचोमेट्रिक नंबर डाल दिया। मतलब आप देखिए कुछ नया नहीं किया, आपको मैथमेटिक्स वही दिखेगी, एंड रिजल्ट वही दिखेगा, बस बात यह है कि वो काम हमने पहले ही कर दिया। तो अब इसमें क्या हुआ, ये वही चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीशीज आई आफ्टर टाइम t माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीशीज आई एट टाइम 0 या फिर कोई भी टाइम डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक नंबर ऑफ दैट केमिकल स्पीशीज। और ये स्टोइचोमेट्रिक नंबर अगर रिएक्टेंट का है तो नेगेटिव में लिखेंगे, और प्रोडक्ट का है तो इसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है, अब रेट ऑफ द रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया? रेट ऑफ द रिएक्शन इज नथिंग बट 1/v d eta by dt। ये आपका रेट ऑफ द रिएक्शन है। तो देखो कुछ नया नहीं हुआ, वही है सेम। रेट ऑफ द रिएक्शन इज 1/v d eta by dt। अब इससे फायदा क्या हुआ? अब आप ईटा की वैल्यू डाल के देख लो। ईटा क्या है? DNI by nu i। तो ये क्या हुआ? 1/v, nu i तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट ही है, ये यहाँ आ गया, और DNI by dt। अब आप देखो यही तो था, यही तो रेट था। हमने पहले रेट को कैसे डिफाइन किया था? रेट ऑफ कन्वर्जन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। रेट ऑफ कन्वर्जन क्या था? ये रेट ऑफ कन्वर्जन था 1/vi DNI by dt, यही रेट ऑफ कन्वर्जन था। और इसको जब हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया था तो हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन आ गया था। बट यहां पे हमने क्या किया है? यहां पे हमने एक नया पैरामीटर डिवाइस कर दिया ईटा। ईटा इज DNI by nu i। अब आप देखिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा, पर अभी मैंने इस रिएक्शन में आपको यहाँ पे जब लिखा था क्या लिखा था? 2 पॉइंट, मतलब ये 20 से शुरू हुआ था, ये 10 से शुरू हुआ था, ये 20 से शुरू हुआ था, ये 0 0 था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? एक टाइम t के बाद इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाले, क्लियर? फिर उनका चेंज कर दिया, मतलब फाइनल वालों में से इनिशियल मोल्स माइनस कर दिए। तो मैंने क्या निकाला? DNI निकाला। फिर उस DNI को क्या किया था? उस DNI को डिवाइड कर दिया, किससे? स्टोइचोमेट्रिक नंबर से। तो बेसिकली मैंने ईटा ही तो निकाला, और आप देखो 2.5 2.5 2.5 2.5, ईटा चारों स्पीशीज के लिए 2.5 ही आया। तो ईटा एक ऐसी चीज हो गई, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन एक ऐसी चीज हो गई जो आपकी हर केमिकल स्पीशीज की सेम होगी। मतलब उसको डिफाइन ऐसे किया गया है क्योंकि इसमें यहीं पे ही स्टोइचोमेट्रिक नंबर से डिवाइड कर दिया। मतलब ये बेसिकली सिर्फ मैथमेटिक्स को ऊपर नीचे करना है, अल्टीमेटली बात वही रही, बट हमने एक नया ऐसा मैथमेटिकल पैरामीटर डिफाइन कर दिया जिसकी सिर्फ एक मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है कि एक टाइम t के बाद एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन सारी केमिकल स्पीशीज के रेस्पेक्ट में सेम रहेगा। और हमने फिर रेट को उसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया, क्या? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन विद टाइम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यही आपका रेट है। अगर आपको कोई बोलता है रेट को डिफाइन करो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज रेट। तो आप देखिए कुछ भी नया नहीं हुआ, वही सेम है, वही रेट का फाइनल एक्सप्रेशन है, बस हमने उसको इस टर्म्स में डिफाइन किया। क्यों? बिकॉज हमने ये चाहा कि हमारे पास एक ऐसा पैरामीटर हो
जो पूरी रिएक्शन के दौरान सेम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम चारों केमिकल स्पीशीज को स्टडी करें तो एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन हमको सेम मिले। तो इसीलिए हमने ईटा को ऐसे डिफाइन किया। अब आप देखिए, जब भी आप एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन लिखते हैं ना, तो एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन लिखते वक्त, ये सबसे की पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन लिखते वक्त इट इज मैंडेटरी टू राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जब भी आप एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे तब आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए आपने एक्सटेंट लिखा है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये रिएक्शन है A + 2B 3CD। अगर मैं इसमें क्या करूं, सबको 1/2 कर दूं, 1/2A गिविंग B, 3/2C + 1/2D। आई होप क्लियर हो रहा होगा। मैंने क्या किया, मैंने इस रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्रिक को सिर्फ 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2A + B + 3/2C + 1/2D। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप देखो एक्सटेंट में यहाँ पे क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक नंबर है। अब आप देखो जो मैंने यहाँ पे मोल्स लिए थे 20, 10, 0, 0, ठीक है, वो सारे सेम ही हैं। अब अगर आप एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन निकालोगे उसी डेटा के लिए, तो आपका एक्सटेंट अलग आएगा, आपका एक्सटेंट ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी चीज 2 थी वो 1/2 बन गई, तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन अभी दुगना हो जाएगा। सेम रिएक्शन है, बस मैंने उसकी स्टोइचियोमेट्री आधी कर दी, तो आपका एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन चेंज हो गया। तो इसीलिए जब भी आप एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन को डिफाइन करते हैं तो इट इज नेसेसरी टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और ये हमने बात की थी, इट इज हैविंग टाइम इंडिपेंडेंट स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, तो ये जो चीज थी वो आपकी एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन से रिलेटेड थी। आई होप आपको रेट ऑफ द रिएक्शन समझ में आया होगा कि रेट ऑफ द रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है। हम उसको जब भी देखते हैं, हम कंसंट्रेशन की टर्म्स में क्यों देखते हैं, कंसंट्रेशन आपको जब भी दिखने में मिल रही है तो आपको ये बात समझ जानी है कि हमने वॉल्यूम कांस्टेंट मानी है। ठीक है, अब अगर आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, अब हम ये चीज देख लेते हैं। और हाँ, हमने रेट्स की यूनिट्स भी देख ली। मतलब आपको ये बात समझनी है, कोई भी चीज ऐसे जनरलाइज नहीं है, आपकी केमिकल रिएक्शन चेंज के साथ आपकी यूनिट्स तक आप चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स यूनिट है उसी में डिफाइन करना है, आपको जिस हिसाब से इजी हो उस हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो। हमको क्या देखना था कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, तो आपका रेट क्या था, रेट आया था आपका 1/v d eta/dt, ये था ना फाइनल रेट। और ईटा क्या था, 1/v स्टोइचियोमेट्रिक नंबर ऑफ स्पीशीज dNi/dt, ये हो गया। अब हम क्या कर रहे थे, हम बेसिकली इस वॉल्यूम को अंदर ले ले रहे हैं अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, बट ऐसा हो नहीं रहा। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, concentration of i species is equals to number of moles of ith species divided by volume. So Ni is equals to concentration of this i species multiplied by volume. So dNi is equals to v di plus i dv. क्लियर हुआ? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो हमारे पास ऐसी कुछ रिलेशन आएगी। अब इसी को यहां पे पुट कर दो dNi की जगह, तो जब आप ये वाली टर्म करोगे तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगी, तो 1/ये di/dt प्लस 1/v स्टोइचियोमेट्रिक नंबर dv/dt, और यहां पे आएगा कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब आप देखिए अभी तक हम रेट क्या लिख रहे थे, रेट हमारे लिए सिर्फ ये था, चेंज इन कंसंट्रेशन with respect to time divided by the stoichiometric number of that species. This was rate of the reaction if volume was constant. लेकिन अगर आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो आपके साथ ये वाला एक फैक्टर आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम विद टाइम। अभी तक हमारे टाइम के साथ वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर वाज नॉट चेंजिंग,
क्योंकि ये कन्फाइंड एरिया में वी वर वर्किंग, कन्फाइंड वॉल्यूम में हम काम कर रहे थे। लेकिन अगर आपका वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, ये वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो व्हेन योर वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट देन यू विल बी हैविंग दिस एक्स्ट्रा टर्म व्हिच विल अकाउंट फॉर योर चेंज इन वॉल्यूम फैक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब ऐसी रिएक्शन का क्या एग्जांपल है, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है सपोज यू आर स्टडीइंग सम फ्लेम, जैसे आप कोई फ्लेम की स्टडी कर रहे हैं, मतलब आपकी गैसियस रिएक्शन है विच इज अ फ्लेम, मतलब आपकी फ्लेम जल रही है, उस फ्लेम में आपकी गैसेस हैं उनको आप स्टडी कर रहे हैं। तो जो आपकी फ्लेम जल रही है वो आपकी ओपन स्पेस में जल रही है, तो वहां पे आपका जो वॉल्यूम है वो कन्फाइंड नहीं है, वो फिक्स नहीं है, तो इसीलिए वहां पे आपका वॉल्यूम चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये फैक्टर भी आपको कई बार कंसीडर करना पड़ सकता है अगर आप एक ऐसी रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं जिसमें आपकी वॉल्यूम चेंज हो रही है। तो इसलिए मैंने बस आपको ये लिखा है, जनरली आप नहीं देखेंगे कि हम इस टर्म को इतना पढ़ेंगे, बट ये है, एग्जिस्ट करती है। आप अपने दिमाग में ये मत बिठाइए कि रेट यही है, रेट ये सिर्फ तब है जब आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब एक लास्ट डिस्कशन हम बेसिकली करेंगे, वो भी रेट के बारे में ही है, और फिर उसके बाद इस वीडियो का जो डिस्कशन है वो हम एंड करेंगे और फिर बाकी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। अभी हमने बेसिकली इस वीडियो में क्या देखा, रेट देखा। अब जो आपका रेट है, रेट आपका दो तरीके का होता है, ठीक है। रेट आपका दो तरीके का है, एक है आपका एवरेज रेट, एक है आपका इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, एवरेज रेट है और इंस्टेंटेनियस रेट है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क समझने के लिए आप एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि मान लो आप गाड़ी में बैठे एक जगह से और दूसरी जगह पहुंचे, तो जब आप गाड़ी में जाते हैं तो आपकी स्पीड जो होती है गाड़ी की वो कांस्टेंट तो नहीं रहती। जैसे कि आप सपोज हाईवे पे गए, तो हाईवे पे आपके रास्ता खुला था, रोड अच्छी थी, तो आपकी गाड़ी ज्यादा स्पीड पे चली, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चली। फिर आप आगे एक ऐसी जगह पे पहुंचे जो एक सपोज सिटी आ गई, पॉपुलेटेड एरिया था, वहां पे आपको ट्रैफिक जैम मिला, तो इसमें आपका क्या हुआ, आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो गई, कभी 10 है, कभी 15 है, कभी 20 है, कभी 40 है। तो जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह गए तो आपका जो रेट था वो कांस्टेंट नहीं था, मतलब आपकी जो व्हीकल की स्पीड थी वो कांस्टेंट नहीं थी। तो एक चीज तो होती है एवरेज स्पीड, मतलब आपसे कोई पूछे कि आपने किस एवरेज स्पीड पे गाड़ी चलाई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम ये तो बताएंगे नहीं उसको कि भाई बीच में 5 मिनट तो 10 की स्पीड पे चला रहे थे, फिर थोड़ा आगे रास्ता खुला है तो 40 की स्पीड पे चलाई, और खुला है तो 80 की स्पीड पे चलाई, ऐसे तो नहीं बताएंगे। हम उसको बोलेंगे कि भाई टोटल डिस्टेंस तो हमारी 100 किलोमीटर थी और उस 100 किलोमीटर को हमने 3 घंटे में तय कर लिया। इसीलिए आपने मैथ्स में देखा होगा एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड के वक्त क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है कि हमारी टोटल डिस्टेंस ये थी और टोटल टाइम हमने ये लिया, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम जो आपने लिया उससे आपकी एक एवरेज स्पीड आ जाती है। मतलब आप सामने वाले को ये नहीं बताएंगे 10, 15, 20, 40, 50, 80, आप एक एवरेज स्पीड बता देंगे कि अगर एवरेज तौर पे देखा जाए तो मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को पार कर गया, ठीक है। तो वो तो आ गया आपका एवरेज स्पीड। ऐसे ही यहाँ पे ये चीज है एवरेज रेट। अब इंस्टेंटेनियस नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें इंस्टेंट है। इंस्टेंटेनियस की जब बात होगी तो आपको स्पेसिफिकली टाइम दिया जाएगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या स्पीड थी। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि आप 1 बजे घर से चले थे तो 1:30 पे आपकी क्या स्पीड थी, तो उस समय फिर आपको देखना होगा कि अच्छा उस समय मैं वहां पे जाम वाले एरिया में था, तो उस समय वहां पे मेरी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी, तो ठीक है, वो आपकी हो जाएगी इंस्टेंट स्पीड कि उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या स्पीड है। तो ऐसे ही रेट भी दो तरीके के हैं, एक है एवरेज रेट, एक है इंस्टेंटेनियस रेट। अब इसमें आप जनरली ऐसे देखेंगे, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं
रेट को स्टडी करने के लिए हमने क्या बात की थी कि हम प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ, स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कि कंसंट्रेशन किसकी, क्योंकि दोनों यहाँ पे प्लॉट करने वाला हूँ, रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी। और यहाँ पे हमारे पास है टाइम एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो जब आप रिएक्शन स्टडी करोगे तो वो ही स्टडी करोगे, 0 पे इतनी कंसंट्रेशन, 10 सेकंड पे इतनी, 20 सेकंड पे इतनी, 1 मिनट पे इतनी, 5 मिनट पे इतनी, 10 मिनट पे इतनी। तो ऐसे 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 आपको एक डेटा मिलता जाएगा और उससे आप ग्राफ प्लॉट करोगे। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ग्राफ के नेचर वेचर पे कुछ मत ध्यान दो, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि अलग अलग रिएक्शंस का ग्राफ का नेचर अलग होता है। अभी यहाँ पे सिर्फ एक रैंडम प्लॉटिंग है, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, उसको आप समझिए। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम स्टडी करना है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, ये बात तो पक्की है। तो रिएक्टेंट सपोज यहाँ पे था और धीरे धीरे घट के ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है R। फिर आपका प्रोडक्ट, टाइम 0 पे 0 था और आपका बढ़ के ऐसे हो गया, तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये ग्राफ कैसे आया, वही आपने ऐसे ये प्लॉट लिया, ये लिया, इस टाइम पे स्टडी किया, इस टाइम पे किया, इस टाइम पे किया, इस टाइम पे किया, तो आपने काफी सारे डेटा लिए और उस डेटा को जोड़ के कर्व बना दिया। सिमिलरली आपने प्रोडक्ट के लिए काफी सारे डेटा लिए होंगे एक्सपेरिमेंट करके, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे प्लॉट बना दिया। ठीक है, तो ये आपके पास प्लॉट आ गया। अब एवरेज रेट क्या होगा, एवरेज रेट क्या है, एवरेज रेट इज बेसिकली कि आपने जितने समय के लिए पूरी रिएक्शन को स्टडी किया, मतलब 0th टाइम से लेके सपोज 100 सेकंड्स तक आपने रिएक्शन को स्टडी किया, तो आपका पूरे 100 सेकंड के दौरान क्या रेट रहा, दैट इज एवरेज रेट। ओके, और इंस्टेंट रेट क्या है, इंस्टेंट रेट है कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई 40th सेकंड पे क्या रेट था, मतलब जब 40 सेकंड हुए थे रिएक्शन को, तो उस समय रेट क्या था। तो 40 सेकंड का मतलब आप ऐसे जाओगे और ये, ठीक है, तो इससे आपको रेट नहीं पता चल रही, कंसंट्रेशन पता चल रही है, पर रेट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और फिर जिसकी भी ये कंसंट्रेशन है उसका एक स्टोइचियोमेट्रिक नंबर होगा, उस स्टोइचियोमेट्रिक नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा। तो 40th सेकंड पे अगर आपने किसी ने आपसे रेट पूछ लिया, तो वो रेट आपको जो मिलेगा दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। अब बात यही है कि ये जैसे मैंने ऐसे बनाया ऐसे नहीं होता। इंस्टेंटेनियस रेट बेसिकली क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस, या फिर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो dp/dt। तो जिस भी टाइम पे आपसे पूछा गया है उस पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक है, जैसे आपने 40 सेकंड पे पूछा और आप कोई सा भी कर्व ले सकते हो, या तो प्रोडक्ट का आपने बनाया होगा या आपने रिएक्टेंट का बनाया होगा। मैंने यहाँ पे आपको दोनों बना दिए, पर या तो आपके पास एक प्रोडक्ट का कर्व आपने स्टडी किया होगा या रिएक्टेंट का किया होगा। तो आप पे जिस भी समय पे पूछा गया उस समय पे आप यहाँ पे देखो, पॉइंट बनाओ और उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। प्रोडक्ट है तो ये बन गई, रिएक्टेंट है तो सपोज ये टेंजेंट बन गई। और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, आप देखो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, टेंजेंट ड्रॉ की, और इस टेंजेंट का जो स्लोप है दैट इज रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट आपको कैसे मिलेगा कि आपके पास डेटा है, आपने प्लॉटिंग की, फिर आपसे किसी पर्टिकुलर टाइम पे रेट पूछ लिया गया, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। तो आप इसको निकालने के लिए क्या करोगे, उस पर्टिकुलर टाइम पे ऊपर कर्व पे जाओगे, फिर उस कर्व पे जहां वो पॉइंट है उस पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, टेंजेंट टू दैट कर्व, और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा दैट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, और एवरेज रेट के लिए तो आपका पूरा डेटा ही है, मतलब एवरेज रेट के लिए आपको पूरा डेटा का यूज करना पड़ेगा जो आपने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया है, उससे आपको एवरेज रेट मिलेगा। आई होप जो मैंने आपको व्हीकल वाली एनालॉजी दी है उससे आपको क्लैरिटी मिली होगी कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या फर्क है। एवरेज रेट इज द रेट कि ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ द रिएक्शन आपका एक क्या एवरेज रेट रहा, और इंस्टेंटेनियस रेट एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका क्या रेट था।
उसको निकालने का तरीका ये है, टेंजेंट ड्रॉ करो और उस टेंजेंट का स्लोप ही आपका रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द रेट। आगे अब बेसिकली हम इसमें रेट लॉ की तरफ बढ़ेंगे। तो आई होप आपको रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब हम रेट को डिफाइन कर रहे हैं तो हमने क्या क्या चीजें ध्यान में दी हैं, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश की है। और दो तरीके से हमने रेट को डिफाइन किया है, एक वही रेट ऑफ कन्वर्जन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, और ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और दूसरी चीज एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। एक्सटेंट क्यों है? क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि हम अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग देखें, तो इसलिए हमने एक्सटेंट को डिफाइन किया which after a particular time was constant for all the species. So thank you so much for watching this video. That's all for this video.